अब कहा लिखने लॉज ऑफ केमिकल, चाहे कुछ 5-6 लॉज है जो बहुत काम का है। इस लॉ का सवाल पूछता है कि लॉ किसने दिया, लॉ किस पे बेस्ड है। इन लॉज का जरूरत पड़ता है केमिस्ट्री को समझने में। जा रहे कुछ लॉ लिखने, बस कुछ मत करना, लिखते जाओ और बाद में सुना देना। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का रियल कहानी जहां चालू होता है ना, मोल कंसेप्ट, जहां पे रियल न्यूमेरिकल आएगा, केमिस्ट्री वो है। मतलब अगले 3-4 दिन में जब मोल कंसेप्ट पूछेंगे ना, तब आएगा रियल न्यूमेरिकल, जो सबसे जबरदस्त चीज है, मोल कंसेप्ट। अब देखो जा रहे हैं लॉज लिखने, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ, ये ऑलमोस्ट तुमने 9th में शायद पढ़ा है। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये तुमने 9th में पढ़ा है। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्लास 10 के एनसीईआरटी बनाए थे फर्स्ट चैप्टर में। एक्सरसाइज में एक सवाल था जिसका यूज इसके आंसर में ये लाइन यूज हुआ था, याद करो क्या सवाल था। हाँ सवाल, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं, सवाल था क्यों बैलेंस करते हैं, इस लॉ के लिए। डायरेक्ट कुछ स्टेटमेंट लिखने सजा के, और मेरे साथ लिख सकते हो, डिफिनेशन आसान है, तो पढ़ा है पहले भी। ये जब सजा सजा क्यों लिख रहा हूँ, तो दिमाग में ये है ना, किसी बच्चे को घर जाकर फेयर वेयर ना करना पड़े। अब पता है 12th बोर्ड में जाओगे तो पता है प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करता है। इसमें लिखना इन्वर्टेड कॉमा लगा के, कहाँ के इन्वर्टेड कॉमा, सब कुछ। इससे क्या होता है, कॉपी का काफी ज्यादा इनमें मार्क्स आता है। इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट लिखा जाता है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और इस साइंटिस्ट का नाम है, और इस रिएक्शन को, इस स्टेटमेंट को एक और तरह से लिखा जा सकता है कि अगर केमिस्ट्री के रिएक्शंस में लगा दे, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इस कारण से लगता है कुछ और लिख देते हैं। इस लॉ को देने वाले इंसान का नाम था एंटोनी लेवॉइजियर। क्लास 9 के किस चैप्टर में दिया था ये, याद करो, 9th पढ़े हो तो। किस चैप्टर में लॉ था, देख रहे हो, यही प्रॉब्लम सच में जड़। देखो अब कहो क्यों याद नहीं है दिमाग में, क्योंकि तुमने जिस साल 9th पढ़ा उसका तो कभी को रिवाइज नहीं किया कभी। यही हो सकता है इस क्लास में, अगर बच्चा जैसे जैसे 11th में 12th में जाएगा, पीछे का भूलना स्टार्ट कर देगा, तो पूरा साल बर्बाद हो गया उसका। इसलिए थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन रिवीजन मोड में रहो। ये तूने पढ़ा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, इस चैप्टर में। ये मैंने क्यों था, मैं दिमाग में बार-बार एक चीज कर जाता हूं, सब क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव, इंसान को ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, जितना पढ़ना है उतना नहीं भूलना है। पढ़ सब लिया था, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसे जितना पढ़े इफिशियंसी रहे कि उतना याद रह जाए। इंसान उतना अगर याद रह जाए तो इंसान को बहुत है। और 9th के किताब में क्या लिख रहता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। यहां लिख होना चाहिए फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनको यहां तरह से बोलते हैं फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बोलो। अब फादर पता है क्यों बताया किताब में केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री में तुम कोई भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ ही पढ़ते, रिएक्शन तो आएगा। रिएक्शन को ऑलवेज क्या करते हैं, बैलेंस। बैलेंस करना इन्हीं के कारण करना पड़ता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री लिख दिया किताब में। लॉजिक यही होगा, मतलब केमिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल चीज रिएक्शन को बैलेंस करना, जो इनके कारण है। मतलब एक और चीज लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, ऑलवेज है। अच्छा ऑलवेज अंतर, मैंने ऑलवेज वर्ड बोल के इसका इंप्रेशन बढ़ा दिया सेंटेंस का। फिर तूने बोला इज इक्वल टू, मतलब डाउट हो भी सकता, नहीं भी, मे बी। मॉडल्स आ गए इंग्लिश का। ये जो बात कर छोटे चीज से, ये है एक छोटे से चीज पे कॉपी चेक करने वाला परफेक्ट इंसान एक वर्ड पे ध्यान देता है। बच्चे का स्किल क्या है, ऑलवेज इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के।
रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, हाँ रिएक्टेंट होगा, हाँ रिएक्टेंट होगा। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बोलो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इस वर्ड को मैंने बोला तो यहां पे मुझे पता है कि कभी दोनों आपस में ऑलवेज इक्वल नहीं होता है, स्ट्रेट पाथ में नहीं इक्वल होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, तो यहां पे क्या लगता है इंग्लिश परसेंटेज मे बी, वहां ऑलवेज नहीं लगेगा, यहां ऑलवेज आएगा, ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और एक और इंटरेस्टिंग बात तो नाइन्थ में पढ़ाई नहीं इसका, कुछ और बताते हैं कहानी। बताओ दुनिया में जितना रिएक्शंस है, देखो कहानी, क्या हर रिएक्शन पे ये काम करेगा? दुनिया का सारे रिएक्शन से लॉ काम करेगा कि नहीं करेगा? सोचो सोचो, लिखो सोचो सोचो, ये नाइन्थ में स्कूलिंग सिस्टम नहीं पढ़ा होगा जो बताने जा रहा हूं, करेगा नहीं करेगा? लेकिन बता क्यों एक जगह नहीं करेगा बस? अब कहोगे तुम ये मैं क्या बता रहा हूं, तुमने हर जगह पढ़ा रिएक्शन बैलेंस होता है, मैं बोला रिएक्शन बैलेंस भी है लेकिन इस लॉ को वैलिड नहीं करती, एक जगह है बस, लिख लो लिख 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 लो लिख लो, बताता हूं कब। तो आप सोचो सोचो ये कैसे पॉसिबल है? रिएक्शन बैलेंस है, देखो अब कहोगे मैंने कुछ गलत बात सुनो, बोलो मैं सही बता, सुनो क्यों बताता हूं। फॉर एग्जांपल तुम पढ़ो दुनिया का सारा रिएक्शन बैलेंस होता है, सच है, एक जगह क्या होता है मास बैलेंस नहीं होता है, तो मास को बैलेंस करने वाली एनर्जी होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तुमने सुना आइंस्टीन की एक थ्योरी है, मास बदलता है एनर्जी में, न्यूक्लियर रिएक्शन सुने हो, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन सुनो, एटम बम गिरता है, सो हिरोशिमा नागासाकी। बहुत जब दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, तो उस केस में मास किसमें बदलता है? एनर्जी में। तो उस केस में मास को मास से बैलेंस नहीं करते हैं, मास को एनर्जी से बैलेंस करते हैं, मतलब उस पार्टिकुलर केस में ये रिएक्शन लॉ वैलिड नहीं है। जैसे कोई तुमसे पूछे दुनिया में जितना भी रिएक्शन है क्या हर रिएक्शन को टेम्परेचर अफेक्ट करता है? सब किसी को करते हैं, एक को छोड़ के, न्यूक्लियर रिएक्शन। तुम पता होगा जो भी तुम रिएक्शन पढ़ोगे, सुने भी कभी आगे ही पढ़ोगे, हर रिएक्शन में टेम्परेचर फिक्स करना पड़ता है, टेम्परेचर के साथ रिएक्शन बदल जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बदल सकता है, लेकिन न्यूक्लियर को कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? न्यूक्लियर का अपने आप पे इतना हाई टेम्परेचर है कि तुम कितना टेम्परेचर बढ़ा क्या कर लोगे? जिसके पास तुम्हारा मिलियंस में टेम्परेचर पड़ा हुआ है, जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो अटैक हुआ था वहां अचानक से इतना सन के बराबर टेम्परेचर जनरेट हो गया, उसमें 100-200 डिग्री सेल्सियस बढ़ा भी देखो तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में ना तो टेम्परेचर का इंपैक्ट है और ना उस इंपैक्ट है लॉ का, ये एक्सेप्शनल चीज याद रखना। ये लाइन जो लिख रहा हूं एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, किताब पढ़ी किताब मैंने लिखा है ये लाइन, हाँ नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं नॉलेज होना चाहिए भाई। किताब में क्या लिखा है? स्टेटमेंट, लॉ कौन दिया है क्या है? किताब पढ़ना तो किताब को लेके चलना है ना, लेकिन किताब तो कुछ एक्स्ट्रा, जैसे डायमेंशन को सिखा रहा हूं कुछ जो किताब से थोड़ा एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं, बस किताब एक बेस। एक्सेप्शनल चीज क्या है याद रखना, ये जो लॉ है वैलिड नहीं होता है फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगर तुम ये बात किसी को बोलोगे तो बोलेगा ऐसा कैसे कर सकते, उसको पूछेगा रीजन, रीजन बताना, मास बैलेंस हो रहा है लेकिन एनर्जी से हो रहा है। लॉ क्या कहते हैं? मास को मास से बैलेंस करो, बस। साइंस में जहां रीजन है रीजन जानो, रीजन से इंसान चीजों को समझ पाता है, और रटने वाला पढ़ाई से बिल्कुल अलग। न्यूक्लियर रिएक्शन से वैलिड नहीं होता है क्योंकि इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में याद रखना मास जो होता है बैलेंस होता है बाय एनर्जी। लिख लो आराम से, चलते दूसरे लॉ की तरफ, वो भी लॉ तुमने 9th में पढ़ा है, तुरंत बोलेंगे एक वर्ड याद आ जाएगा 9th का। 9th क्लास एटम मॉलिक्यूल चैप्टर अगर याद होगा तो बताओ इसके बाद दूसरा लॉ दिया कि क्या दिया 9th क्लास में? नहीं भाई तो और चल गई। 9th के एटम मॉलिक्यूल एनर्जी कहां से आ गया? सेकंड लॉ क्या था 9th क्लास में? 9th याद नहीं है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन याद आया था कि एनसीईआरटी की तरफ एग्जांपल दिया था, वाटर को कहीं से ले लो हमेशा क्या होता है 1:8 मास, लॉ दिया था, वो दो लॉ यही है। मतलब अभी 4-5 लॉ पढ़ना, 2 लॉ खाली 9 से मैच करेगा,
बाकी 2-3 लॉ जो आएगा वो 9th में नहीं था, अब जो 2-3 लॉ एक्स्ट्रा लिखेंगे। ये सब लॉ इसलिए बताना पड़ रहा है कि बच्चा 9th का भूल चुका होगा, किसी एनसीईआरटी किताब में भी दिया है ये सब कुछ। पब्लिक लोग फिर बताते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब उस लॉ का स्टेटमेंट कुछ याद है, नाम क्या चुका है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, याद है कुछ? डेफिनेट। कंपाउंड जानते हो, कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, किससे बनता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से। अब कैसे प्रेजेंट होता है, फिक्स रेशियो बाय मास। तुम फिक्स रेशियो बोले ना, हो गया लॉ। लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब किसी भी कंपाउंड को अगर एलिमेंट से बनाएंगे उसमें एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है। जैसे हमारी पानी है, हमेशा H2O ही बोलेंगे, चाहे मिनरल वाटर हो जाए, नॉर्मल कोई नल का पानी पियो या जमीन का समुद्र का पानी पियो, पानी H2O ही बनेगा, कभी H3O नहीं हो सकता। यही लॉ बन गया, छोटा सा स्टेटमेंट लिख लीजिए। देख लो प्रॉब्लम कहां आ रहा है बच्चे के साथ, बच्चे ने पढ़ा है उस चीज को लेकिन उसने चीजों को रट लिया था कभी, तो दिमाग में कैद नहीं हो पा रहा है सारा चीज। ये प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम का है। तो कुछ बताओ तो आराम से करके 2-3 लॉ लिखेंगे, अच्छी थोड़ा टाइमर लगाए, फिर सुनेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो 2 लॉ लिख के फर्दर रुकेंगे सुनने के लिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इस लॉ का मतलब है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट फिक्स रेशियो में मास होता है। आराम से थोड़ा सा लिख लो, उसमें चलते हैं, थोड़ा पॉज लेने। हाँ, डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिक्स जो भी बोलो, फार्मूला फिक्स है हमेशा, पानी H2O ही रहेगा, H3O कोई नहीं बना फिर मन से। अब याद रहे 9th में था ये किताब में, 9th एनसीईआरटी में था ये। 9th बच्चा सीरियस नहीं पढ़ता है, बच्चा 11th सीरियस नहीं पढ़ता है, 10th का याद रहेगा। 10th पढ़ने का रीजन क्या है कि बोर्ड का डर है, लोग देख लेगा नंबर। 11th में तो एग्जाम नहीं होता है, इसको कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है। एक कंपाउंड के पास ऑलवेज होता है, ऑलवेज ज्यादा अच्छा लगेगा, ऑलवेज कंटेन्स 2 or more elements present in a fixed ratio। हाँ, fixed ratio by mass। अब याद आ गया, नहीं 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 पढ़ा सीरियस, 10th पर लाइन सीरियस नहीं सोच रहा, भूलना ही तो प्रॉब्लम है इंसान के साथ। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है जिसको बच्चा समझ नहीं पाता है। ऑनलाइन पढ़ता है, बस कॉपी में नोट्स बनाता है, बना के लिख लेते हैं, कब याद करेंगे ठिकाना नहीं है। जैसे कहीं पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना सब अच्छा है, जब पढ़ना थोड़ा पॉज लेना, जब भी 1-2 पेज लिखो रुक जाओ, चलो उसको रिवाइज कर ले थोड़ा सा, फिर आगे जाओ। इससे क्या इंसान हर कुछ दिन के बाद जब मिले पीछे का देखो कहीं भूल तो नहीं गए, हो क्या रहा है, तुम आगे पढ़ रहे हो, पीछे सब घूम फिर के वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0। ये हो रहा है इंसान के साथ, ये होगा। यही एक सबसे बड़ा चीज, इंसान कोई रोक अपने आप कंट्रोल करे, हर इंसान अच्छा बन जाएगा, हर बच्चा तेज बन सकता है। इस लॉ को देने वाला साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ प्राउस्ट, ये नाम दिया किताब में। देखो देखो वही तो देखो, अब जो पढ़ा वो चीज क्या होगा, तूने वर्ड सुन के दिमाग लगा याद आके पढ़े थे, यही होने वाला है। देखो यही जब भी कुछ पढ़ो ना, खासकर इस क्लास में सबसे ज्यादा 11th में, तो किस पढ़ाई को 2 साल याद रखना है ना। अब 2 साल कैसे याद रखें, जब देखो तब रिवीजन। यही कारण है मैं रिवीजन के पीछे ज्यादा भागना चाहता हूँ किसी के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मान लो H2O पानी है, अब इसका मास कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोजन 2 है, अब एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास अरे 1 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। अब याद आया किताब का कहानी 1:8 बाई मास, हमेशा यही ना पानी होगा। इसमें आपको दूसरा कंपाउंड चुनना है, मान लो CO2 ले लिए फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन का मास 6 मास होता है भाई, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास होता है 12। मतलब पीरियोडिक टेबल चैप्टर का दिखाया ना, लिस्ट चैप्टर का लिस्ट ना, फर्स्ट नाम याद कर पीरियोडिक टेबल पूरा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थायरियम। ऐसे याद करो, ऐसे याद करवाता हूं लोगों को। कहोगे ऐसा कैसे याद हो पाएगा? इसका तरीका क्या है, पहले एक कॉलम याद करवाओ, 2-3 दिन लगातार वही पूछते रहो, फिर 2 दिन अगला याद करो, लगातार तो इंसान बोलेगा, इंसान भूलना बंद कर देगा। ये तरीका यूज कर सकते। कार्बन का मास होता है 12, 2 ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, लिखेंगे 32। चलो रेशियो कितना आ रहा है, 4 से कटेगा 3:, बस वो इतना पहले लिखो तो 2 मिनट रुकते हैं, पहले इतना सुनाओ तो, क्योंकि ये भी ना ऑब्जेक्टिव है कि दिमाग में जा भी रखी थे। क्योंकि 10th के बाद किसी बच्चे को पढ़ाई में थोड़ा ये होता है, गैप आता है, उस वक्त पढ़ाई से इंटरेस्ट चला जाता है, उसको 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 धीरे धीरे उसके दिमाग में धीरे धीरे चीज आना चालू करता है। जैसे बहुत लोगों को देखो अभी घूम रहा होगा, क्योंकि वो 10th का फ्रस्ट्रेशन होता है लोग को, कुछ लोगों को, कि बहुत पढ़ लिए, बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए, वही बच्चे में ये पता बच्चा 11th बर्बाद कर दिया, और 2-3 मंथ घूमता ही रह गया, और जब कहीं 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 भी जाएगा पढ़ने, सिलेबस आगे चला गया, और कहीं सिलेबस स्टार्ट भी लेगा तो बहुत तेज खींचेगा, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा खींचना है। वो बच्चा फिर वहीं से 11th छोड़ देता है, कहता है 12th पढ़ेगा सीरियस होकर। आराम से लिख लो, अब 2 मिनट देते हैं, दोनों लॉ रीड करो, पहले ऐसे रीड करो स्ट्रेटजी के हिसाब से। पहला स्ट्रेटजी, तो आराम से पहले 2 मिनट पहले लॉ खाली पढ़ो, 2 मिनट खाली सुनाओ तो, फर्स्ट एकदम याद कर दो, लॉ आसान चीज है। चलो वो किसको ये दुकान है, ये जो दुकान बंद है, ये दुकान बंद है, 10 बजे के बाद आते हैं, 10:30। चलो एकदम आराम से रीड कर लो, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मुझे याद कर सुना दो। और तो सुनाओगे तो फिर थोड़ा सा एक और लॉ लिखेगा आगे, थोड़ा थोड़ा। और याद जो भी करना अभी के लिए मत करना, 2 साल, और 2 साल याद कैसे रहेगा, लगातार रिवीजन करते हो, बस हो गए, बहुत आसान है। पढ़ना इतना मुश्किल तो इतना भारी बना देता है लोग, बस जिस दिन का पढ़ाई है उसी दिन करो, सेम डे पढ़ने का आदत। अब सेम चीज रिकॉर्ड भी हो रहा है, रात के 8 बजे और 8:30 बजे लाइव हो जाएगा यूट्यूब पे, जानबूझ के रिकॉर्ड करते हैं, और किसी को छूट जाए उसका ऑटोमेटिक देख सकता है, इसको लाइव नहीं करता हूँ मैं, रिकॉर्ड करता हूँ मैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव उसको लाइव नहीं करना है, जो सामने बैठा उसको बैठा के याद करवाना है, क्योंकि लाइव करने चले गए तो इतना रुकेंगे थोड़े वीडियो के लिए। तो पहला लॉ याद हुआ, थोड़ा सा सुना सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मान नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कौन दिया था, टोनी लेवाइजे, इनको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री। इस लॉ का और केमिकल क्या होता है, मास ऑफ रिएक्शन में क्या लिखते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट। इस लॉ को कहां यूज नहीं करते हैं, न्यूक्लिएशन, क्यों यूज नहीं करते हैं, मास किससे बैलेंस होता है, एनर्जी से। आइए एक बात, कौन बोला था मास से बैलेंस होता है, ग्रेट साइंटिस्ट है, ऐसा बोलो, सर अल्बर्ट आइंस्टीन बोलो, भाई बड़े साइंटिस्ट है, न्यूटन मत बोलो, क्या बोलोगे, सर आइजक न्यूटन, बड़े लोग के आगे लगा दिया है। और सेम तरह से 2 मिनट सेकंड लो याद करो, फिर तुम फिर पढ़ो, ऐसे पढ़ो तो फोकस होकर रहोगे, ये पढ़ाई का तरीका, ऐसे बोलते एक बार में चारों सुना तो इधर उधर बटन जाता है दिमाग।
एकदम आराम से रीड करो, रीड कर एक और लॉ बताने चलते हैं, ये लुजेक्स लॉ। याद हुआ? 1 मिनट और चला देता हूँ, 4 में कोई दिक्कत नहीं है। याद हो गया? बता सकते हो? और ये सेकंड लॉ क्या कहता है? लॉ का स्टेटमेंट क्या है? लॉ कथी है, लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ क्या कहता है? कंपाउंड में 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स होगा, किसमें होगा? फिक्स रेशियो बाय मास। कौन दिया था? जोसेफ फ्रॉस्ट। ठीक है, और इस लॉ का मतलब अगर मान लो एग्जांपल क्या लिखेंगे? H2O कंपाउंड है, उसमें क्या रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? 216, मतलब कट के क्या आ जाएगा? 1:8। इतना तो याद हो गया। अब एक और लॉ लिखे जो टेंथ में नहीं था, एक ये लुजेक्स लॉ। किताब में 5-6 लॉज दिया है, वो जा रहे हैं उन लॉज में थोड़ा याद करवाने से हो गया होगा ना कि दिमाग में रहेगा। देखिए हमारे 4-5 बार एक बार में लिख देते हैं, लास्ट में दिमाग हैंग हो जाता है, एक बार इतना कैसे याद करें, दिमाग सब स्टेप हो गया। ये लॉ थोड़ा तुमने नहीं सुना है, ये 10th में था ही, 9th में शुरू। ये लॉ बस इतना कहता है, सिंपल और समझोगे ना। लॉ कहता है अगर मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे, अब मतलब वॉल्यूम फिक्स कर दी कोई चीज का और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने का क्या होगा ना, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। मतलब अगर वॉल्यूम फिक्स है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ जाएगा पूरा, मतलब P प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। जरा स्टेटमेंट ये लूजेस लॉ। हेलो जी, बोलिए बोलिए ना। 12th के लिए? अच्छा, आपको थोड़ा देर में बात कराते हैं, हम थोड़ा सा मार्केट में, तो थोड़ा देर में कॉल बैक करते हैं 10:30 को। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि ग्रे-लुजेक्स लॉ, प्रेशर जो होगा किसी भी गैस का, तो सॉलिड का प्रेशर लगा, सॉलिड तो फिक्स है, लिक्विड में ऑलमोस्ट प्रेशर प्रेशर किस लगता है? गैस पे। प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। कंडीशन क्या है? वॉल्यूम फिक्स रखना है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम बड़ा कांस्टेंट क्यों रख रहा है? अगर वॉल्यूम तुमको पता है प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है। ये देखो बैलून है, बैलून में प्रेशर ऐसे बढ़ाए हो, वॉल्यूम फूट जाता है, वॉल्यूम कम हो गया। वही प्रेशर अगर तुम बढ़ा घटा देते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऐसे प्रेशर थोड़ा सा घटा दो वॉल्यूम बढ़ गया। इसलिए वॉल्यूम को नहीं बदलना है इस वक्त। और ये स्टेटमेंट कहता है, इसी को जा रहे कुछ मैथमेटिकली। अब देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? ऊपर लिखा है, गे लुजेक, दो साइंटिस्ट का नाम है, ये उनका नाम ऊपर ही लिखा है, किस साइंटिस्ट ने दिया है। बस तो फॉर्मूला कैसे बनाने बाबू? सेम तरह से फॉर्मूला बनाएंगे तो P प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? T, प्रेशर बटे प्रेशर। अब टेम्परेचर में लिखो थोड़ा और कुछ काम लिखो तो पहले कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम। तुमको टेम्परेचर का कहानी बताते हैं, 9-10 में नहीं पढ़ा, इतना लिखो तो पहले। और लिखो थोड़ा सा कहानी बताते हैं। मैंने यहाँ टेम्परेचर लिखा है T, इसका यूनिट क्या होगा? क्या? जूल? गॉसियन इंसान होगा, केल्विन होगा। सेल्सियस भी होता है, सेल्सियस और केल्विन होगा। क्या? ये मैंने, ये केल्विन होगा। हाँ,
अब देखो यही बात लिखा होता तुम कहा, जब कभी याद 11 12 के फिजिक्स में याद रखना, जब कभी टेम्परेचर T मिलेगा केल्विन ही लिखना है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता है। इस गलत ये अब साइंटिस्ट यूनिट क्या होते साइंटिस्ट को बनाया हुआ है भाई। अब फोर्थ न्यूटन लिखी होगा यूज करता है। अब लेन यूनिट मीटर है, इसमें मैं मन सकता हूँ मन से। ये तो चैट जीपीटी है, कोई जवाब नहीं देगा इस चीज का। जवाब जहां आता वही दे सकते हैं। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है भाई, उन्हीं का नाम पे है। अब साइंटिस्ट बस यार तुम्हें क्या दिखा रखना है, इस टी का स्पेशल नाम बोलते हैं, टी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्ड कुछ नया वर्ड नहीं है, अगर कहीं लिखा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी किताब में, समझना टेम्परेचर केल्विन में। सब बात लिख देता हूं सब समझ के। ये क्लास 11 12 तक याद रखना है। टी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कभी भी 11 12 में तो किसी भी क्लास में रहोगे, दोनों ही क्लास में कहीं टेम्परेचर लिखा हो मिल जाए, आंख बंद कर उसको केल्विन पढ़ लेना, सेल्सियस नहीं पढ़ना है कभी। पर सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट केल्विन है। इसलिए मैंने देखा है कुछ बच्चा गलती कर देता है, उसको सेल्सियस सेल्सियस पढ़ने की ज्यादा आदत है, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं गलती से। अब पी है प्रेशर। प्रेशर कैसा यूनिट, भाई 9 तो प्रेशर था। देख रहे हो 9 कितना, देखो 9 वीक क्यों क्यों मतलब एहसास कर रहा हूं 9 क्यों वीक है, क्योंकि 9 में सीरियस होकर एग्जाम नहीं हुआ, वही 11th में ना हो जाए किसी बच्चे के साथ। प्रेशर पास्कल था, याद है, या पास्कल टीए, याद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लगता है पास्कल। देखो याद करें मतलब वक्त लग रहा है प्रोसेसिंग में, ये वक्त पे ध्यान देना बहुत जरूरी चीज है। यूनिट था पास्कल। अब याद है यार प्रेशर क्या होता था, फोर्स बाय एरिया। एंड 9 के ग्राम में लिखा था थ्रस्ट, फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो थोड़ा कुछ और बनाए थे इसके बारे में। लॉ कहता है पी प्रोपोर्शनल टी है, वॉल्यूम फिक्स रखना है। अच्छा कई वो फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी नया फॉर्मूला है ना, चाहे उसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ एक ऐसा चीज है ना जो कहीं रुक के चला आता है, इसे तुम जब भी कुछ लिखो ग्राफ ना, तुम साथ में शुरू में आते बना सिखाऊंगा मैं। तो ये तो ग्राफ मानो मुझे एक सा ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ तुमने 10th पढ़े थे, बी प्रोपोर्शनल टू आई कौन सा ग्राफ, कैसा ग्राफ बना था, भी प्रोपोर्शनल टू आई था क्या, भी आई का ग्राफ कैसे बना था, भी और आई का ऐसे ऐसे से कहा स्ट्रेट लाइन था, ऐसे ओरिजिन से सेम ग्राफ किया। याद रखना जब कभी साइंस की दुनिया में, मैथ्स या साइंस में डायरेक्टली आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लिखते हैं। तो बस ग्राफ ऐसे बनेगा, P प्रोपोर्शनल टू T, ये ग्राफ याद है यार, यही ग्राफ था 10th में P और I का। इस बात को हमेशा याद रखना, डायरेक्टली ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये सब किसी पेपर में कभी पूछ देता है ग्राफ, बस फॉर्मूला याद है तुम्हें। अब वो क्या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कब आएगा रियल में, जब तुमको आएगा मोल कंसेप्ट। और एक सिग्निफिकेंट फिगर जो किताब में लिखा है वो एकदम बच्चा वाला चीज है, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है, सेम चीज है। इससे पहले तो पूरा लॉज पूरा बता के, अब एक दिन और लॉज पर लिखेंगे, उसके बाद तुम्हें से बताना मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स। लिख लो, देखो और चीज को बना के दिखाते हैं और से ऐसा पूरा एकदम कॉपी सजा सजा कर लिख दे रहा है कि तो फ्यूचर में तुम्हें, इसे मैंने बोला था सेपरेट कॉपी में लिखना सब कुछ। लिख लो एक और चीज बना के दिखाते हैं, किसी किताब में कोई राइटर ऐसे करते हैं इस फॉर्मूले को, कुछ राइटर ऐसे करता है, टी पोर्शन टी आया है। अब तो इसमें कोई स्पेशल कांस्टेंट यहाँ कोई नहीं आता है, इसको ऐसे लिखा सकता है तो पी पोर्शन टी है, तो P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं। तुमको पता ये प्रोपोर्शनल है, ऐसे लिख सकते P बाई T वो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या होगा, P नीचे आ सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कांस्टेंट नहीं पता है, अब अपने मन से K कांस्टेंट लगा दे, K कोई कांस्टेंट हो सकता है, अपने मन से लगा दिए, मान यहाँ पर ऐसे लिख दिए K फॉर कांस्टेंट,
जब तुम 10 में पढ़ते थे भी और आई का रेशियो कांस्टेंट, तो भी आई का रेशियो कांस्टेंट लिखा था किताब में, वही जाके नाम बन गया था आर, वहां स्पेशल नाम आर था, यहाँ पे स्पेशल नाम नहीं है। अगर इसको ऐसे लिखेगा लिख सकता है कोई बच्चा ऐसे, P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के मतलब कॉन्स्टेंट ऐसे लिख सकते हो, देखो तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट, ये भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, वो थोड़ा सा लिख लो, फिर 2 मिनट सुनाओ तो पड़ेगा, दिमाग से जाए नहीं।